हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसका बेसिक वीडियो में फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आपको इसमें दिखेंगे इन सभी को फ्रेंड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक में। लेकिन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्या, इसमें प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करेंगे। मतलब कि अगर आपने बेसिक वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिएगा, उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ताकि फ्रेंड्स आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो भी दिया गया है उसको हम पढ़ते हैं अच्छे से। सबसे पहले यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब कि यहाँ पर आपको ऐसे ही आंसर नहीं देना है कि आपको आता ही ना हो और आप यहाँ पर किसी को सत्य बता दिए किसी को असत्य, ऐसा नहीं करना है। अगर आप उसमें सत्य कह रहे हैं या फिर आप आंसर असत्य कह रहे हैं तो आपको कारण के साथ उसमें आंसर देना होगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो मतलब पहले का 3 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो पहले का आंसर हो जाएगा ये आपका सत्य होगा। अब क्यों होगा इसको समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं किससे मिलकर बना होता है, तो परिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर इन दोनों संख्याओं को हम मिला दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितने भी अपरिमेय संख्या आप ले रहे हैं क्या वे वास्तविक संख्या होती हैं, होती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ये जो वास्तविक संख्या आपका बना है ये इन्हीं दोनों से तो मिलकर बना है। तो यहाँ पर जितने भी अपरिमेय संख्या होंगे वो सभी क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या। ये हो गया। अगर यहीं पर थोड़ा क्वेश्चन और थोड़ा घुमा दिया जाए, कैसे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए √2 क्या है, एक वास्तविक संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सिर्फ उसी को आपको ध्यान देना है। थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए बता दिए हैं कि हो सकता है क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, तो आपको ये भी थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन को रटिएगा नहीं। तो यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स, सत्य है, क्यों सत्य है यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। बस आपको इतना ऐसे यहाँ पर लिख देना है इस टाइप से। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कह रहा है संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे, तो चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं पहले। ये हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये ऐसे और होगा, और यहाँ पर ये ऐसे। तो -1 -2 -3। देखिए ये संख्या रेखा है, इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे बिंदु होंगे। मतलब कि यहाँ पर इसको इस रूप में दिखाया गया है, लेकिन इसमें जो बिंदु होंगे फ्रेंड्स परिमेय अपरिमेय सभी होंगे इसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, मतलब कि जितने भी बिंदु यहाँ पर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर प्रत्येक बिंदु किस कैसे होना चाहिए, √m के रूप का होता है। जहाँ यम क्या है, एक प्राकृत संख्या है। यम क्या है, एक प्राकृत संख्या है। यम एक प्राकृत संख्या है। तो चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम √1 को देखें तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा,
√2 देखिए यहाँ पर 2 क्या है, एक प्राकृत संख्या है, लेकिन यहाँ पर √2 क्या मिल गया, एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह अगर हम देखें √3 √4 इक्वल टू यहाँ पर 2, मतलब कि यहाँ पर हम जितने भी संख्याओं को रख रहे हैं हमें कुछ इस टाइप से मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक बिंदु, तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं -1 और यहाँ पर -2, यहाँ पर देखते हैं -4, यहाँ पर नहीं लिखे लेकिन आगे तो होगा ना। यहाँ पर -4 देखिए, यहाँ पर 4 का तो यहाँ पर रूट हम निकाल सकते हैं, 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स इसका हम रूट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि रूट में अगर नेगेटिव संख्या है तो उसका हम रूट नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कौन सा नंबर है, ये आपका इमेजिनरी नंबर है, मतलब काल्पनिक संख्या है। तो मतलब कि जितने भी पॉजिटिव संख्याएं आपको यहाँ पर दिख रही हैं उसमें फ्रेंड्स किसी का तो हम रूट निकाल सकते हैं, किसी का नहीं। लेकिन इसमें आपको ये नहीं ध्यान देना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, जितने भी बिंदु आपको दिख रहे हैं रूट यम के रूप का होता है, तो फ्रेंड्स ये आपका असत्य हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इधर कौन सी संख्याएं हैं, ये सभी प्राकृत संख्याएं होंगी यहाँ से, और यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम रूट के रूप में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक काल्पनिक संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे असत्य, असत्य। अब यहाँ पर आपको रीजन भी देना है, तो यहाँ पर आपको रीजन दे देना है, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याएं पाई जाती हैं, तथा ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। नहीं निकाला जा सकता है, आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो आपको यहाँ पर इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन में जो भी आंसर देना है आपको ऐसे लिख देना है। तो 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। और यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन को हम इस टाइप से समझेंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्या, जो अभी हम इसके पहले बता रहे थे वही इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितने भी वास्तविक संख्या होते हैं वो क्या अपरिमेय संख्या होती हैं, आप बताइए। तो आप तो यही जानते हैं कि जो यहाँ पर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं दोनों मिलकर एक वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जितने भी आप वास्तविक संख्या देख रहे हैं, मतलब कि जैसे √2 √3 3/2 और 5 6 0, कुछ भी आप इसमें से नंबर ले लीजिए, जितने भी यहाँ पर ये सभी क्या है वास्तविक संख्या, ये सभी संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यही आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये अपरिमेय हो गया, लेकिन यहाँ पर ये जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हैं ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि आप यही जानते हैं कि जब वास्तविक संख्या अगर हमें बनाना होता है तो हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला देते हैं, तब हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि केवल अपरिमेय संख्याएं ही मिलकर यहाँ पर क्या वास्तविक संख्या बना रही हैं, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है कि असत्य होगा, मतलब कि जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं सभी अपरिमेय नहीं हो सकते हैं। आपको एक एग्जांपल दे देना है कि यहाँ पर 5/6 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन एक अपरिमेय संख्या ये नहीं है। ऐसे जरूरी नहीं कि 5/6 का ही एग्जांपल दीजिए, आप 7 लिख दीजिए, कोई भी संख्या आप ऐसे लिख कर आप बता सकते हैं, केवल आपको क्वेश्चन को सॉल्व ही तो करना है। तो चलिए यहाँ पर हमें लिखना क्या है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरे का आपको आंसर इस टाइप से लिखना है, ये आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पर आपको रीजन देना है, क्योंकि 5/6 √9 एक वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय नहीं है। क्योंकि ये देखिए फ्रेंड्स आप जानते हैं ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई भी संख्या रूट में लिखा रहे तो वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। उसको सॉल्व करने पर क्या आता है ये हमें देखना रहता है। जैसे यहाँ पर √8 दे दिया गया। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसका हम रूट बाहर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ये 2√2 बचेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, +-3। तो यहाँ पर ये क्या मिल गया, हमें एक परिमेय संख्या मिला है। लेकिन √2 को हम डायरेक्टली बाहर नहीं
कर सकते हैं। मतलब ये आएगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम इसका मान देखेंगे ना, तो ये हमें एक अपरिमेय ही मिलेगा, 1.414। मतलब इसमें कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए ये आपका अपरिमेय होता है। तो जो क्वेश्चन था आपका सॉल्व हो चुका है, इसको आपको थोड़ा सा समझ लेना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो हमें एक एग्जाम्पल देकर आप बताइए। तो चलिए दूसरे का यहाँ पर इसको आंसर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, ये हो गया। मतलब ऐसा नहीं होता है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या है, ये 2 है। 2 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर तो ये जो क्वेश्चन में कह रहा था ये तो सही हो गया, लेकिन वहीं पर अगर हम 4 का देखें तो हमें 2 मिल गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, मतलब जितने भी आप धनात्मक पूर्णांक जानते हैं, अगर उसका हम वर्गमूल करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, एक अपरिमेय ही मिलेगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है, मतलब हमें परिमेय नहीं मिलेगा, वो अपरिमेय ही मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। देखिए 2 भी एक धनात्मक पूर्णांक है, 4 भी एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 का हम देख रहे हैं वर्गमूल तो अपरिमेय मिल रहा है, लेकिन 4 का देख रहे हैं तो हमें परिमेय मिल रहा है। इसका मतलब ये हमें समझ में आया कि धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अगर हम देखें तो हमें परिमेय भी मिल सकता है, अपरिमेय भी मिल सकता है। लेकिन क्वेश्चन में जो कह रहा है कि अपरिमेय ही मिलेगा, ये तो गलत है ना। तो यहाँ पर इसलिए लिखेंगे नहीं। अब हमें एग्जाम्पल देकर इसमें लिखना है। तो यहाँ पर हम इसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, या फिर √16 का दे दीजिए, √64 का दे दीजिए, √9 का दे दीजिए, कोई भी संख्या का आप दे दीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए नहीं, क्योंकि 16 एक धनात्मक पूर्णांक है, परंतु इसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 16 का अगर वर्गमूल हम देखें तो हमें 4 मिलता है, 4 जो कि फ्रेंड्स एक परिमेय संख्या है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब कि फ्रेंड्स हमें √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए √5 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये √5 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0, 1, 2 और यहाँ पर ये 3। यहाँ पर कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको ड्रा कर लेना है। संख्या रेखा है तो यहाँ पर माइनस में भी संख्या होंगी, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है ऐसे -3। देखिए √5 है तो यहाँ पर √5 को हम ऐसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसके आसपास की जो संख्या हमें मिलेगी उसका फ्रेंड्स हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 4 है, तो 4 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ कि अगर हम 4 + 1 लिखते हैं तो ये √5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर इसका वर्गमूल देखें तो कितना आएगा, आप कहेंगे 2, इसका देखें तो 1 आएगा। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से इतना आया है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो 2 आया है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 ये है, मतलब 4 का वर्गमूल अगर हम देखें तो कितना मिलता है, 2। और यहाँ पर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो यहाँ पर हमें ये जानते हैं कि यहाँ पर 2 से हमें ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि √4 का वर्गमूल 2 आता है तो मतलब यहाँ पर आएगा। लेकिन ये 5 दिया गया है तो 2 से ज़्यादा आएगा, इसका मतलब कि यहाँ कहीं पर आएगा, लेकिन हम ये एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर ये जो बेस है हमें यहाँ पर 2 लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो आया है ये लंब के रूप में हमें 1 इकाई लेना है, यहाँ से हमें 1 इकाई लेना है। मान लेते हैं कि ये 1 इकाई है, ठीक है ना। यहाँ पर ये 1 इकाई है। अभी हम आपको ऐसे रफली बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको कॉपी में ड्रा कर कर बताएंगे। इसमें थोड़ा अच्छे से आप समझ लीजिए। देखिए ये 1 इकाई है, उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, इससे आपको मिला देना है ये। अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ से ये समकोण त्रिभुज, ये कितना है 1 इकाई, ये कितना है 2 है। तो अब यहाँ पर देखिए ये कितना होगा, तो यही हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कर्ण है, आप वैसे भी जानते हैं। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √5। तो ये हमें कितना मिला, √5। तो इसे हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो क्या ये संख्या रेखा पर है, नहीं। संख्या रेखा तो ये है ना, तो ये नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें आपको यहाँ से इतना इसको मेजर कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको कट लगाना है। तो यही फ्रेंड्स आपका √5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये आपका √5 होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रफली तो समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें करना क्या है। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 1 इकाई ऐसे ड्रा कर दिए
दिए हैं, इसको ऐसे मिला दिए हैं, तो क्या ऐसे ही करेंगे? नहीं, इसको कॉपी में चलिए अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, तो यहाँ पर हम ऐसे इसको ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया। थोड़ा दूर दूर बिंदु लेंगे ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं 0, यहाँ से ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ से ये आपका 2 हो जाएगा और इसके आगे हम यहाँ पर 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर -2, -3, ये इतना आ गया है। थोड़ा आपको अच्छे से समझना है ताकि यहाँ पर ये जो कुछ भी लिख रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर √4, √5 का हमें दिखाना है। तो यहाँ पर हम 2 किस लिए लिए थे ये भी हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये इतना आपका रूट, यहाँ से ये 2 तक चला जाएगा। अब यहाँ से हमें करना क्या होता है कि इस पर हमें लंब डालना है। तो यहाँ से हमें देखिए, यहाँ पर हमें यहाँ से इसको घुमाना है, यहाँ से कट लगाएंगे, कुछ इस टाइप से आपको कट लगाना पड़ेगा यहाँ से। 1 मिनट, यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है ना। ये अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, 60 यहाँ से, ये 60 ये बन जाएगा और उसके बाद 60 ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमें 90 बनाना है, तो इसका हाफ करेंगे यहाँ से। देखिए सही से आपको बनाना है तो बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आप इसको इससे घुमाएंगे, ये जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसको हम यहाँ से मिला देंगे ऐसे इस टाइप से। ये आपको स्केल से ऐसे मिला देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मिला दिए हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमें 1 इकाई लेना है, मतलब कि यहाँ पर देखिए, तो मान लेते हैं फ्रेंड्स ये हमारा 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो कुछ भी हम बना रहे हैं एग्जैक्ट नहीं है, मतलब कि आपको नाप कर बनाना है, मतलब सेंटीमीटर आप ले रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको नाप लेना है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अगर हम ज़्यादा इसको छोटा बना देंगे तो आपको सही से दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर ये जो दूरी लिए हैं थोड़ा बड़ा लिए हैं, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर दिख सके। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसको यहाँ पर मिला देंगे, यहाँ से हमें इसको मिलाना है यहाँ 0 से, तो यहाँ से अगर इसको मिलाएंगे कुछ इस टाइप से आपको मिलाना है ये। तो आप जानते हैं कि ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब देखिए इसको अगर नेम देना चाहिए, ये 0 है, यहाँ पे इसको ओ नेम दे देते हैं, इसको यहाँ पर ए नेम देते हैं, और यहाँ पर ये बी हो गया, ओ ए बी। यहाँ पर ये आपका समकोण त्रिभुज बनेगा क्योंकि यहाँ से हम लंब डाले थे, ठीक है ना। अब समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे, समकोण त्रिभुज त्रिभुज ओ ए बी में हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, मतलब कि ओ बी ज्ञात करना है। तो ओ बी हम कैसे ज्ञात करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, मतलब कि ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ये हो गया। अब हमें ओ बी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी की स्क्वायर। ए बी कितना है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, प्लस यहाँ पर ये कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि 1 + 4 यहाँ पर कितना आ गया है, यहाँ पर 5 आ गया है। इसी टाइप से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो दिया गया है, तो √5 को आपको संख्या रेखा पर दिखाने के लिए बोला था, लेकिन फ्रेंड्स √3 √2 का भी बोल सकता है। अब देखिए अभी आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है, अभी ये हम ये चेक कर रहे थे कि यहाँ पर ये √5 आया है, कितना आया है, √5 आया है, यहाँ पर ये √5 आया है, लेकिन संख्या रेखा पर हमें दिखाना है, इस पर दिखाना है। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से ये दूरी को लेना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस दूरी को ऐसे नाप लेना है। ये देखिए यहाँ से ये दूरी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये दूरी को आपको नापना है और यहाँ से आपको कट लगा देना है, ये वाला यहाँ से आपको कट लगाना है। ये आपका √5 होगा। देखिए 2 से थोड़ा सा ज़्यादा ही तो होगा ना, 4 का 2 होता है, तो √5 का कितना होगा, यहाँ पर आएगा। ये दूरी जो होगी आपकी √5 होगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो नेम दिए हैं यहाँ पर, ये तो आपका ए था, इसको हम नेम डी दे देते हैं, ठीक है ना। इसको हम डी नेम दे रहे हैं यहाँ पर, ये आपका ए था, तो यहाँ पर इसको डी नेम देंगे। तो यहाँ से ये ओ से डी, मतलब ओ से डी हमारा क्या हो जाएगा, ओ डी = √5 है, ये है। अब यहाँ पर जो कुछ भी आपने यहाँ पर देखिए, पहले हम यहाँ पर क्या किए थे, 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर ओ बी को मिलाया, मतलब जितना कुछ भी आपने इसमें रचना किया है आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर लिखते हैं रचना,
रचना। जो कुछ भी आपको लिखना है यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम साइड में करते हैं और यहाँ पर हम आपको लिख कर बताते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ और ये ए, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए को आधार मानकर एक आधार मानकर 2 सेंटीमीटर या 2 इकाई, यहाँ पर हम सेंटीमीटर ही मानकर चलते हैं, तो 2 सेंटीमीटर एक रेखा खींचा तथा यहाँ पर ये जो था ए बी पर लंब जो कि 1 सेंटीमीटर है, तथा यहाँ पर क्या है, ओ बी को मिलाया था, ओ बी को मिलाया इससे हमें √5 मिला तथा अब यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद ओ बी को माप कर ओ डी पर चाप लगाया तथा यही ओ डी √5 को निरूपित करता है, √5 को निरूपित करता है। बस आपको यहाँ पर इतना लिखना है। देखिए यहाँ पर ये जो लिखे हैं इसको आपको रटना नहीं है, जितना कुछ भी आपने जो यहाँ पर किया है उसी को आपको यहाँ पर लिख देना है, बस एकदम इजी है। अगर आप कहेंगे तो √2 का, √3 का, ये सब भी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर कह रहा है कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना, मतलब ये वर्गमूल सर्पिल की हमें रचना करना है। ये ऐसे जैसे √2 का आप देख पा रहे होंगे, √3 का, अगर इसको हम इससे मिलाएंगे तो हमें √4 मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स और आगे इस पर लंब डालकर मिलाएंगे तो हमें √5 मिलेगा। मतलब इसको हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे और हमें ये कुछ इस टाइप से ऐसे बनता यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड ओपी खींचिए, यहाँ पर ओपी खींचिए। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। तो यहाँ पर देखिए P1 P2 मतलब इसको बेस माना गया है यहाँ पर। उसके बाद इस पर लंब, तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज, तो ये √2 मिल गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से लंब डाला गया है 1 इकाई का। उसके बाद यहाँ पर ये √2 है, ये 1, तो हमें क्या मिलेगा √3। उसके बाद ये √3 है यहाँ पर 1, तो जब इसको मिलाएंगे तो हमें √4 मिलेगा। तो यहाँ पर कह रहा है P1 P2 खींचिए। देखिए आकृति 1.9। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एकक लंबाई वाला रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड PN-1 PN प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु OP1 P2 P3 PN प्राप्त कर लेंगे और उन्हें मिलाकर √3 2 3 4 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वैसे तो ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर ये जैसे भी दिया गया है इसको आपको आगे बढ़ाते चले जाना है। तो यहाँ पर चलिए इसको यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है, इसके आगे क्या किए हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो बुक में दिया गया था उसी को यहाँ पर हम बना लिए हैं। तो यहाँ पर वर्गमूल सर्पिल की रचना यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा आप इसको समझने का ट्राई करिए, आपको समझ में आ जाएगा, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए जितना ये 1 इकाई लिए हैं उतना ये लंब लिए हैं, ठीक है ना। तो जब फ्रेंड्स ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये हमें √2 मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो आपका P2 दिख रहा है यहाँ से हम लंब डालेंगे, उसके बाद यहाँ से मिला देंगे तो √3 मिलेगा। उसके बाद यहाँ से लंब डालकर फिर से दोबारा मिलाएंगे तो √4 मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स लंब डालेंगे, ऐसे इसको आप बढ़ाते जाएंगे तो इस टाइप से हमें √5 √6 √7 √8 √9 ऐसे हमें मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पर रचना में क्या किए हैं इसको समझ लीजिए। जो भी लिखे हैं आप देख सकते हैं। 1 इकाई OP1 लेते हैं, OP1 कितना लेते हैं 1 इकाई।
OP1 लंब P1 P2, मतलब कि जो ये OP1 है इस पर लंब एक P1 P2 को ड्रा करते हैं, जो कि क्या होना चाहिए, एक इकाई का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप लंब, ये बेस आपका एक इकाई है, उसके बाद यहाँ पर ये आप इतना ड्रा करते जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर भी हमें जो लंब है वो एक इकाई ही लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर O को P से मिलाते हैं, यहाँ पर देखिए O को P से मिलाते हैं, मतलब कि यहाँ पर P2 हो जाएगा, ठीक है ना। O को P2 से मिलाते हैं, इसी प्रकार आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, तो OP2 पर P1 P2 लंब डालते हैं, एक इकाई OP2 को मिलाते हैं, मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ पर जो भी लिखे हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स एक दूसरे पर ऐसे लंब डालते चले जाएंगे। उसके बाद जैसे P4 है तो इसको हम O से मिलाएंगे, P5 है O से मिलाएंगे, P6, तो इसी टाइप से हमें एक सर्किल प्राप्त होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना था, इसको आपको बना लेना है, थोड़ा सा समझ लेना है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना है, काफ़ी इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें आपको बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए जो आपका प्रश्नावली है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।